हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। अभी संडे को लाइव टेस्ट कराया गया था सीजीएल 2024 के लिए। ये हमारा 10th नंबर का फ्री लाइव टेस्ट था। अगला टेस्ट अगले संडे को होगा। तो इस टेस्ट का डिटेल एनालिसिस मैं यहाँ पे करूंगा, साथ ही साथ मैथ्स के सारे सॉल्यूशन भी आपको करा दूंगा। क्या सेफ स्कोर होना चाहिए रिजर्व कैटेगरी से आपके लिए इस टेस्ट में, वो भी आपको पता चल जाएगा। पेपर का लेवल कैसा था, किस सेक्शन का लेवल कैसा था, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी एसएससी सीएचएसएल के आंसर क्या आई थी तो उसका एनालिसिस भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा और आपको समझ में आएगा कंपटीशन कितना ज्यादा है। अगर एक क्वेश्चन भी आप एक्स्ट्रा गलत कर देते हैं उससे पूरा का पूरा रिजल्ट आपका आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जहां हम देख रहे हैं रिजर्व कैटेगरी की सीएचएसएल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 160 मार्क्स के आसपास जा रही है आउट ऑफ 200, दैट इज 80% आपको स्कोर करना पड़ रहा है। तो जब इतना ज्यादा स्कोर करना पड़ता है तो गलती की गुंजाइश नहीं होती, तो उसलिए आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। मतलब छोड़ना इन द सेंस कि कोई भी टॉपिक आप एग्जाम में अपना वीक नहीं रख सकते। यू नीड टू कवर ऑल दी टॉपिक्स, और सभी टॉपिक्स आप करके जाएंगे, अच्छे से पूरा पेपर करेंगे, तब जाके आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। अगर आप पहले ही कुछ टॉपिक स्किप करके चले जाओगे एग्जाम में तो फिर तो सिलेक्शन के चांसेस खत्म ही समझो, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए फ्री रखी गई है और डिटेल्ड कोर्स तो आपको एप्लीकेशन में मिलता ही है, वो आपको सब पता है। अगर मैं बात करता हूँ, हर संडे फ्री लाइव टेस्ट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सीएचएसएल का भी पेपर हुआ, उसके भी हमने मॉक फॉर्म में पेपर्स अपलोड कर दिए हैं। आप वहां पे जाके आरबी की वेबसाइट पे दे सकते हैं। डिटेल सॉल्यूशन उनके अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो लाइव टेस्ट होते हैं इसके सभी सेक्शंस के डिटेल सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। वो आप साइट पे जाके रिजल्ट सेक्शन में अपना देख सकते हैं। अच्छा, जो पेड टेस्ट सीरीज है टीयर 1 और टीयर 2 की, अगर आपको लगता है कि आपको पेड टेस्ट एक्स्ट्रा टेस्ट की भी जरूरत है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज फ्री टेस्ट तो आप जरूर देते रहिए। जो ये टेस्ट हुआ था इसमें 23,403 एस्पिरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। एवरेज में ऐसा ही चल रहा है। अगर हम देखें तो आरबी की वेबसाइट पे जब टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे। उनका डिटेल सॉल्यूशन देखना है तो व्यू सॉल्यूशन पे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। सारे सेक्शंस के सॉल्यूशन अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे एवरेज जो स्कोर गया है इस टेस्ट में वो 104 दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम देखते हैं टॉपर का जो स्कोर है वो 190.5 गया। टॉपर ने काफी अच्छा स्कोर किया है। उसके बाद टॉपर का स्कोर ऑल्दो ज्यादा मैटर नहीं करता, हमें एवरेज देखना है कि पूरे उसमें एवरेज क्या गया है, ठीक है। ये टेस्ट में है, अपडेटेड अगर मैं फाइल दिखाऊंगा तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। टॉप 15 एस्पिरेंट्स का स्कोर जो रहा है इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर वो हमारे पास रहा है ये, ठीक है। हाईएस्ट 190.5, फिर 190, 188, 183.5 ऐसे चल रहा है। टॉप 15 का एवरेज निकालूंगा तो 182.43 जा रहा है। मीडियन स्कोर 111 है और एवरेज स्कोर जैसे कि हमने देखा था अप्रोक्सीमेटली 104 के आसपास जा रहा है। तो पिछले टेस्ट के कंपैरिजन में इस टेस्ट का लेवल थोड़ा सा हमने लाइट रखा। और अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितने एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट दिया, किससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। जैसे 180 से ज्यादा स्कोर करने वाले 12, 170 से ज्यादा स्कोर करने वाले 60, 165 से ज्यादा 155, 160 से ज्यादा करने वाले स्कोर 341 एस्पिरेंट्स हैं। तो कंपटीशन आप समझ ही रहे हो कितना अच्छा चल रहा है। तो बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़ना है। अगर आपको टॉप रैंक लानी है तो अच्छे तरीके से तैयारी करो। आप देखोगे हमारे टेस्ट का लेवल थोड़ा हाई रहता है, उसमें भी इतने बच्चे हैं जो इससे ज्यादा स्कोर करते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन में तो बिल्कुल भी कमी छोड़नी ही नहीं है, आपको अपना 100% देना है। अगर परसेंटाइल वाइज देखें तो आप देखेंगे अगर आप 150 स्कोर करते हैं हमारे टेस्ट में तो आपकी परसेंटाइल 95 तक चली जाती है, ठीक है। 130 करते हैं तो 76 परसेंटाइल तक रहती है। इस पर्टिकुलर टेस्ट का जो सेफ स्कोर है वो 125 से 130 के बीच में रहेगा मेरे हिसाब से। टीयर 1 जो लोग कर पाएंगे क्लियर सीजीएल के हिसाब से, ठीक है। सीएचएसएल में थोड़ा ज्यादा होता, सीएचएसएल की अगर मैं बात करता तो इसमें लगभग 10 नंबर और बढ़ा लेते आप, लेकिन सीजीएल की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए लगभग वैसा रह सकता है। अगर मैं रीजनिंग का एनालिसिस करता हूं यहाँ पे तो आप देखेंगे 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने वाले 97 एस्पिरेंट्स थे, 48 स्कोर करने वाले 220 और 46 या 46 से ज्यादा स्कोर करने वाले कितने हैं 606 कैंडिडेट्स हैं। तो कम से कम इतना तो आपको स्कोर करना चाहिए रीजनिंग में। एवरेज स्कोर 30 गया है और अगर मीडियन स्कोर की बात करें तो यहाँ पे 32.5 गया है। मैथ्स की बात करूंगा तो 50 आउट ऑफ 50 करने वाले 61 एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है। 46 या 46 से ज्यादा स्कोर करने वाले 575 एस्पिरेंट्स हैं। अगर एवरेज की बात करेंगे तो यहाँ पे 26.36 है और मीडियन की बात करेंगे 29.50 है। और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों में टेस्ट को शेयर किया कीजिए जिससे कि और ज्यादा बेटर हमें पता चल पाए कि अपनी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, ठीक है। जैसे जैसे आप ज्यादा बच्चे टेस्ट देंगे, अगर यहाँ पे अभी 23-24,000 एस्पिरेंट्स दे रहे हैं, कल यहाँ पे 50,000 एस्पिरेंट्स देंगे या 1 लाख एस्पिरेंट्स देंगे तो और ज्यादा आपको पता चलेगा कि आपसे एक्चुअली में कितने लोग आगे चल रहे हैं। तो कम से कम अपने फ्रेंड्स में तो शेयर कर ही दीजिए, अपने जितना भी फ्रेंड सर्कल है आपका
आप सभी लोग वो तो टेस्ट दीजिए और अपना कंपेयर भी करिए एक दूसरे के कंपेरिजन में आपका कैसा चल रहा है, और थोड़ा बहुत डिस्कशन से ये भी अंदाजा निकालने की कोशिश कीजिए कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने आपको एक वीडियो डाली थी टेलीग्राम पे भी, आज दोबारा से शेयर करिए। एक मॉक टेस्ट चार्ट अपना बना के रखिए जिसमें आप हर मॉक में क्या क्या स्कोर आपका आ रहा है, कितने क्वेश्चन गलत हुए, किस टॉपिक से गलत हुए, वो आप प्रिंट निकाल लेंगे ना, आपको बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा, आपको वीक टॉपिक पता चल जाएंगे और एग्जाम में आप अच्छा कर पाएंगे। वरना खाली मॉक देने से कुछ नहीं होता। अगर आपका मॉक एनालिसिस वाला पार्ट अच्छा नहीं है तो सारी मेहनत आपकी बेकार है, फिर कितने भी मॉक दे लो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखो। वो वीडियो भी देख लेना, टेलीग्राम पे डाली है मैंने। बाकी आगे बढ़ता हूं। अगर जीके में बात करें तो 10 एस्पिरेंट कह रहे हैं उनके 50 आउट ऑफ 50 है, ऑल्दो इट इज नेक्स्ट टू मतलब बिलीव करने वाला नहीं है, बट जीके के सेक्शन में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखो मैथ्स में क्या हमने क्वेश्चन फ्रेम किया, आप गूगल पे डालोगे उसका आंसर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो पीवाईक्यू का नहीं होगा, वो अलग होगा क्वेश्चन। ऐसे रीजनिंग में आप गूगल पे डालोगे आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन मैथ्स में क्या होता है कि बच्चा ने गूगल करा तो उसे सोल्यूशन मिल जाता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत चीटिंग का स्कोप गूगल जीके में रहेगा ही रहेगा। इसलिए हो सकता है कुछ बच्चों का जेन्युइनली आया हो 50 आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, और कुछ बच्चों का एक आधे बच्चे ने कुछ चीटिंग भी कर ली हो, लेकिन उससे कुछ मेजर इंपैक्ट आपके स्कोर पे नहीं पड़ेगा। अगर हम देखें तो हम सॉल्यूशन भी आपको अगले दिन तक नहीं देते हैं, इसी वजह से कि चीटिंग के चांसेस कम से कम रहे। ऐसा ना हो कि पूरा ही टेस्ट लोग चीटिंग कर लें। अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो जीके में एवरेज स्कोर 20 के आसपास रहा है। अभी हमने सीएचएसएल का पेपर का एनालिसिस किया था, उसमें भी सीएचएसएल में 20 के आसपास लोग एवरेज स्कोर कर रहे थे एक्चुअल एग्जाम के अंदर, और मीडियन स्कोर 21 चल रहा है। इंग्लिश की बात करूंगा तो एवरेज स्कोर यहाँ पे चल रहा है हमारा 27.26, मीडियन स्कोर 30 है। 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने वाले 18 एस्पिरेंट्स है। ब्रेवो टू डू एस्पिरेंट्स, अगर आप इनमें से हो तो बहुत बढ़िया चल रही है आपकी प्रिपरेशन। ठीक है, और बाकी जिसका 40 प्लस है तो दैट्स अ गुड स्कोर। अब ओवरऑल 10 के 10 मॉक्स को कंपैरिजन करके मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या है। आप देखेंगे यहाँ पे जो आज का टेस्ट था हमारे पास, इसे इतने लोगों ने दिया था। अगर इसमें सेफ स्कोर की बात करें अनरिजर्व्ड कैटेगरी से तो 123 से 128 तक हो सकता है। अगर आपका 128 से ज्यादा स्कोर आया है इस पर्टिकुलर टेस्ट में तो आपके अच्छे चांसेस हैं कि सीजीएल टीयर 1 आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, और बाकी 123 वाले के भी चांसेस है कि वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से क्वालिफाई कर जाए। ओबीसी से तो 3-4 नंबर और घटा दो, ईडब्ल्यूएस से तो 5-6 नंबर घटा लो। ठीक है, एससी एसटी कैटेगरी से तो और ज्यादा नंबर घटेंगे। तो ये मेरे हिसाब से जो सेफर स्कोर है हर मौका मैं आपको दिखाता हूँ। ओवरऑल एवरेज स्कोर सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। देखिए जैसे मैं अगर रीजनिंग की बात करूं तो इससे इजी और डिफिकल्ट हर तरह के पेपर हम देख चुके हैं, तो मॉडरेट साइड रहेगा अगर हमारे टेस्ट से कंपेयर करें। मैथ्स की बात करें तो थोड़ा हार्ड साइड रहेगा। अगर जीके की बात करूंगा तो ये इजियर साइड ही है, मतलब कंपेरिजन टू अदर मॉक्स जो यहाँ पे हैं। ठीक है, उसमें मॉडरेट या थोड़ा सा इजियर साइड मान लो। इंग्लिश की मैं बात करूंगा तो इंग्लिश का ठीक है मॉडरेट प्लस है, और अगर मैं बात करूंगा ओवरऑल तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल टेस्ट को मैं कह सकता हूँ मॉडरेट प्लस है ये। और इसी तरीके के हम टेस्ट बनाते हैं। पिछले लाइव उसमें मैंने आपसे पूछा भी था कि क्या हम टेस्ट का लेवल नीचे रख दें जैसे एग्जाम पूछा जाता है, तो ज्यादातर लोगों ने कमेंट सेक्शन में यही बताया कि सर टेस्ट का लेवल हाई रखे, इसी से हमें आर्ट ऑफ स्कीपिंग भी इंप्रूव हो रहा है, टेस्ट देने के बाद बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। जो भी क्वेश्चन हम डालते हैं सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़े अच्छे क्वेश्चंस को यूज करके बनाते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छा हो और टेस्ट हमारा रेलिवेंट रहे। जो एग्जाम में आते हैं आपके एसएससी एग्जाम में सवाल उसी पे बेस्ड है। ऐसा नहीं होता, बहुत ही रेयर आपको मिलेगा कोई क्वेश्चन कि हमने ऐसा उठा लिया जो एसएससी में कभी पूछा नहीं गया, उसका कोई लिंक ही नहीं है एसएससी एग्जाम से, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी रेलिवेंट आपके लिए कंटेंट हो सकता है वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। मॉक से आपको सिर्फ मॉक तो दे ही रहे हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ एग्जाम में कैसे स्किप करना, थोड़ा अच्छे लेवल का पेपर होगा तो आपको वो चीज भी आपके अंदर बिल्ड होगी, और साथ के साथ नए क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं लेटेस्ट एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं वो भी हम इसमें धीरे धीरे ऐड करते रहते हैं। ठीक है, एक मॉक में काफी बच्चे कह रहे थे सर जितने भी अच्छे क्वेश्चन है नए एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं उन्हें मॉक में डाल दो। देखो सारे अगर मैं मॉक में डाल दूंगा तो एवरेज स्कोर फिर 50 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि अच्छे क्वेश्चन तो वो हैं जिस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगता है। मान लो मैथ्स का एक क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे लेवल का है या टॉप क्वेश्चन, मान लो मैंने सीएचएसएल के टॉप 50 क्वेश्चन फिल्टर करे, उन टॉप 50 क्वेश्चन में से मैंने एक टेस्ट के अंदर सीधा 10 क्वेश्चन डाल दिए। अब उन 10 क्वेश्चन 25 मिनट में वो 10 क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे नॉर्मल बच्चे से। ठीक है, तो पता चलेगा मैथ्स में जो बच्चा स्कोर कर रहा है वो 10-15 ही आ रहे हैं उसके 50 में से। तो ऐसा नहीं होता, तो एक लिमिटेड हम एक टेस्ट के अंदर ये हो सकता है कि अगर 25 क्वेश्चन है तो उसमें टोटल इजी क्वेश्चन होंगे 10 के आसपास। ठीक है, 10 के आसपास हम इजी टू मॉडरेट या थोड़े मॉडरेट लेवल के रख सकते हैं, और 4-5 क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के रख सकते हैं। तो एक बैलेंस होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया तो वो भी किसी काम का नहीं है फिर टेस्ट, राइट। तो आप अगर जो टेस्ट देते हो ये मान के चलिए जो आरबी का टेस्ट है वो आपकी जो हार्ड शिफ्ट आएगी एग्जाम में लगभग वैसी सी कुछ रहेगी। ठीक है, जो हार्डर एंड पे शिफ्ट होंगी, तो उस तरीके से हम थोड़ा प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। और
आप रेडी रहेंगे। इजी आएगा तो आप वैसे भी कर ही लोगे ना, आपकी स्पीड बनी रहेगी, आप हार्ड स्कीपिंग आपको आ गया तो आप वैसे ही जल्दी कर लोगे। इजी मॉक में तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हार्ड आप दोगे, थोड़ा सा बेटर लेवल का टेस्ट दोगे तो ये होगा कि एग्जाम में 60 मिनट का जो पेपर है वो हो सकता है आप 50 मिनट में कंप्लीट कर जाओ। ठीक, बाकी यहाँ पे आरबी को प्ले स्टोर पे आप रिव्यू कर सकते हो। अगर आपको ये जो हमारी फ्री क्लासेस, फ्री पीडीएफ पसंद आ रही हैं तो जरूर, और अगर आप पेड कोर्स यूजर्स हैं तो भी वहां पे अपना फीडबैक जरूर दीजिए। और टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ आपकी प्रोवाइड कर दी गई है सीएचएसएल की, वहां पे देख लीजिए। जो पेड कोर्स यूजर्स हैं उनके लिए चैप्टर वाइज पीडीएफ सीजीएल की इस वीक के एंड तक सारी अपलोड हो जाएंगी, बल्कि उससे पहले ही हो जाएंगी, तो मैं अपडेट कर दूंगा। सीपी और सिलेक्शन पोस्ट की चैप्टर वाइज पीडीएफ, आप पीडीएफ कोर्स यूजर्स हो गए या फिर मैथ्स कोर्स यूजर हो गए या ऑफिसर बैच यूजर्स हो गए, उनके लिए ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी जा चुकी है। ठीक है, सो दैट जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना चाहें तो उन पीडीएफ को देख सकते हैं। बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए आपके पास ऑफिसर बैच है जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड होता है, सारी क्लासेस, मॉक्स, एवरीथिंग इज देयर, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज और आल्सो अवेलेबल, जो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी अब मैथ्स के सॉल्यूशन पे चलते हैं, सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सोल्व कराऊंगा। क्वेश्चन है, एक आदमी ने 6500 रुपीज 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किए और 4800 रुपीज 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किए। इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए की गई है, दोनों की दोनों। हमें बताना है कि जो लोअर रेट पे पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसका जो इंटरेस्ट है वो कितने प्रतिशत होगा जो हायर रेट पे पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसके इंटरेस्ट के। तो किस तरीके से सोल्व करेंगे? आप कहेंगे सर देखो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 5%, 6500 का 5% क्या होगा? आप कहेंगे सर 5 इंटू में 65, एक साल का ब्याज इतना ही मिलेगा। यहाँ पे 8% पर एनम के हिसाब से इतने रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं, तो एक साल का ब्याज कितना होगा? 8% इंटू में 48, ये हो जाएगा 48 इंटू में 8। दोनों ही इन्वेस्टमेंट 3-3 साल के लिए की गई है, तो आप इंटू 3 कर सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं है, वो कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? रेशियो आ गया, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिला रेशियो, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिला, ये इसका कितना प्रतिशत है ये बताना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 100% से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास वैल्यू आएगी है इंटू में 100% करके। क्योंकि हमसे रेशियो में पूछा गया था, नंबर ऑफ ईयर सेम थे तो उसे लिखने की जरूरत नहीं थी, हम चाहते तो ये 3% वाला पहले ही हटा सकते थे। कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है क्वेश्चन ये, क्योंकि ये दोनों तो आपस में कटेंगे नहीं। तो अगर मैं 4 से काट दूं यहाँ पे तो ये 2 बचेगा और ये मेरे पास 25 बचेगा। 65 इंटू में 5 हमें पता है क्या होता है? 325 होता है। 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, 25 इंटू 25 625, 6 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 25 इंटू 3 75 और 6 81, डिवाइडेड बाय 48 इंटू में 2, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 96। ठीक है, ये मेरा आंसर आएगा। अगर आप देखें यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, एक 79 है, एक 85, 81, 87, क्या वैल्यू बनेगी? तो हमें मैनुअली देखना पड़ेगा। 96 और 812 है, कितने टाइम्स जाएगा लगभग? ठीक है, 9 टाइम्स तो जा नहीं पाएगा, 9 9 जा 81 होता है, लेकिन यहाँ पे 6 है तो ज्यादा बड़ी वैल्यू चली जाएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली 8 टाइम्स ही जाएगा। 96 इंटू में 8 करूंगा तो 90 इंटू में 8 720, 6 इंटू में 8 48, तो 720 प्लस 48 748, 800 में से कितना कम बचा? 32, 32 प्लस 12 दैट इज 44, तो ये आया 445। अब 96 के करेंगे, 96 का इंटू 5 करता हूं तो ये 480 है, ये उससे थोड़ा सा कम है या नहीं है? इंटू 4 करूंगा तो मेरे पास 400 से भी कम वैल्यू आएगी, तो लगभग 84 पॉइंट समथिंग कोई आंसर आएगा। हमसे पूछा नियरेस्ट टू एन इंटीजर, 4 ऑप्शन है, देखो या तो आंसर 84 आएगा या फिर 85 आएगा नियरेस्ट टू एन इंटीजर। 84 ऑप्शन में नहीं है, 85 दे रखा है, तो यही मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चले अगले सवाल पे। सिंपल सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन फाई 3/5 दे रखा है, हमें वैल्यू बतानी कोट फाई साइन फाई इंटू कोस फाई। पहले तो हम चाहे तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपको पता है कोट फाई क्या होता है? कोस फाई डिवाइडेड बाय साइन फाई और यहाँ पे कोस फाई, ये कट गया तो मेरे पास वैल्यू बची कोस स्क्वायर फाई। साइन होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, कोस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो आपको पता है बेस क्या आ जाएगा मेरे पास? 4 आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 4 स्क्वायर अपॉन में 5 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में पूछा है, और 16/25 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगले सवाल पर अब हम चलते हैं।
क्वेश्चन हमारा 3 लाइन से बड़ा है, आपके ऊपर है साथ के साथ करना है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को आप लास्ट के लिए भी छोड़ सकते हैं, जब भी क्वेश्चन का लेंथ बड़ा हो जाए, क्योंकि साथ साथ पढ़ने में टाइम लगेगा, फिर सोल्व करने में भी टाइम लग सकता है, तो आपको ध्यान देना है वहां पे अभी करना है या लास्ट में। कहता है दो स्टेशन पी और क्यू हैं, वो एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ए पी स्टेशन से स्टार्ट होता है और बी क्यू स्टेशन से स्टार्ट होता है, और दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं। कहता है जो बी की स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है ए की स्पीड से, तो अगर इसकी एक्स है तो इसकी कितनी हो गई, एक्स प्लस 15 हो गई। स्टार्टिंग से 4 घंटे के बाद ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाती है, 80 किलोमीटर की हो जाती है। तो हमें बताना है कि बी की स्पीड क्या रही होगी। आप कहेंगे सर स्टार्ट अगर हम कर रहे हैं तो 4 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा ए, आप कहेंगे सर 4x। बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, आप कहेंगे सर 4x प्लस 15। इतना डिस्टेंस कवर हो गया। इनके बीच की दूरी क्या है, अभी 80 किलोमीटर की है, और ये एक दूसरे को ओवरलैप भी नहीं कर रहे, मतलब अभी तक मिले नहीं होंगे, तो इनके बीच की दूरी यहां पे 80 होगी। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस दोनों ने मिलकर कवर किया होगा, आप कहेंगे सर 500 में से 80 को घटा दो, ये बचा मेरे पास 420 किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस इन दोनों ने टोटल कवर किया है। हमें बताना है x प्लस 15 का मान क्या होगा, b की स्पीड क्या होगी। सोल्व कर लो, 4x 4x 8x, ये बनेगा 4 इंटू 15 60, 60 इसमें घटाओगे तो मेरे पास आएगा 360, 360 डिवाइडेड बाई 8, ये x के बराबर आ गया, ये आ गया 45। x का मान 45 आया। हम ध्यान रखना, हमसे क्या पूछा, b की स्पीड वो है x प्लस 15, तो इसमें अगर मैं 15 जोड़ दूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 60। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का। cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है डिवाइडेड बाय cos a प्लस 6। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें हमें बताना है क्या आंसर होगा। दो तरीके हैं, आप बेसिक से कर सकते हैं या फिर आप वैल्यू पुटिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जीरो इक्वेशन है। हमारे पास क्या है, 1 एक्सप्रेशन, 0 इक्वेशन, 1 वेरिएबल। तो एक वेरिएबल की वैल्यू हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, मतलब ए का मान कुछ भी मान लो। अब हमारे पास 3 चीजों में है, देखो साइन है कोस है। जब साइन और कोस होता है तो जनरली हम थीटा को क्या मानते हैं, ए को या तो 0 मानते हैं या फिर हम मानते हैं 90 डिग्री। और अगर हम ऑप्शन भी देखें तो हमारे पास ऑप्शन में क्या दे रखा है, सेक दे रखा है। आपको पता है अगर सेक में 90 कर देता हूं तो इनफाइनाइट होता है, तो सेक के केस में 90 नहीं रख सकते, तो हमें ए को क्या करना पड़ेगा, हमें ए को 0 डिग्री मान के ही क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, अगर हमें डायरेक्ट करना है वैल्यू पुटिंग मेथड से। अगर मैंने क्या कर दिया, ए को 0 कर दिया, तो आप देखो कहीं 0 बाय 0 ना आ रहा हो, 0 बाय 0 नहीं आ रहा, क्योंकि 0 डिग्री पे साइन ए 0 हो जाएगा मेरे पास, कोस ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 है, ये 0 है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सब सेट जा रहा है। तो मैं कहूंगा 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस 0 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6, मेरा आंसर आया 8। 4 ऑप्शन में रखे देखो, सेक ए का मान भी क्या होगा, 0 डिग्री पे 1 होगा, तो 6 प्लस 1 7, ये नहीं हो सकता। 6 प्लस 2 8, ये हो सकता है। 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 3 9, ये नहीं होगा। 6 माइनस 1, ये 5, ये नहीं होगा। अगर 2 ऑप्शन में मेरा 8 आ जाता तो मुझे अलग वैल्यू से भी चेक करके देखना पड़ता, लेकिन डायरेक्टली आंसर आ रहा है। ये हो गया इसे करने का डायरेक्ट तरीका वैल्यू पुटिंग मेथड से। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को बेसिक से भी ट्राई कर सकते हैं कि बेसिक से करेंगे तो कैसे आएगा। बेसिक से करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए साइन और कॉस की टर्म्स में, तो इस वाले पार्ट को हम अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम देख भी रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन में प्लस 6 अलग से दे ही रखा है, तो हो सकता है ये यूज ना करना पड़े, इसी से हमारा आंसर आ जाए। तो आप कहेंगे सर एलसीएम ले लेता हूं, मेरे पास नीचे बचेगा 1 प्लस साइन और यहाँ पे बचेगा कोस, ये कोस स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे बनेगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, जो आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन और प्लस 6, ये आंसर। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 2 प्लस 2 साइन है, तो कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस साइन बचेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन और ये कोस प्लस 6, यहां से मेरा ये कट जाएगा, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कटा, 2 बाय कोस, 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक, तो 2 सेक थीटा प्लस 6, ये आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब ये अलजेब्रा का सवाल है, ये भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, आपके ऊपर, आप बेसिक से करना चाहें या डायरेक्ट करना चाहें।
जैसे कि हमारे पास क्या दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 1.5 दे रखा है। एक्स का मान ए और बी की फॉर्म में, वाई का मान बी और सी की फॉर्म में, जेड का मान सी और ए की फॉर्म में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz पूछा है। हमारे पास कितनी इक्वेशन दे रखी है, 1 2 3 4, 4 इक्वल्स टू के साइन है तो मेरे पास 4 इक्वेशन है। कितने वेरिएबल्स हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, 6 वेरिएबल्स हैं। तो मतलब 2 वेरिएबल्स की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर सकता हूं, नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं। हमें एक्स वाली फॉर्म में कुछ चाहिए ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो एक्स वाई जेड को नहीं छेड़ते हैं। और यहां पे मेरे पास ए बी सी है, इनमें से किसी 2 वेरिएबल्स की वैल्यू अपनी मर्जी से मान लेते हैं। तो मैं बी को 0 कर देता हूं, सी को 0 कर देता हूं सिंप्लीफाई करने के लिए, कोई दिक्कत यहां पे नहीं। अगर बी और सी को मैंने 0 कर दिया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो कुछ बदलाव तो नहीं आएगा, कुछ चीज ऐसी खराब तो नहीं होगी, नहीं। अगर बी और सी 0 हो गया तो यह बी एलिमिनेट हो गया, ये बी और सी एलिमिनेट हो गया और यहाँ पे सी एलिमिनेट हो गया। तो मेरे पास ये समझ में आया कि x का मान क्या आ जाएगा, मेरे पास x आ जाएगा मेरे पास 2a, ठीक है, y आ जाएगा 0 और z आ जाएगा मेरे पास अगेन 2a। हमसे पूछा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो अगर मेरे पास y 0 हो गया तो ये कट गया और ये भी कट गया, तो बचा क्या, x क्यूब प्लस जेड क्यूब। x क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना हो गया मेरे पास, ये दोनों की दोनों 2a है, तो 2a का होल क्यूब प्लस 2a का होल क्यूब, मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 816a क्यूब, ये निकालना है। अब b और c को जब मैंने 0 करा था तो आप देखेंगे ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, मेरे पास a क्यूब का मान यहां पे निकल के आया क्वेश्चन में, डेट इज 1.5। अगर a क्यूब 1.5 है तो 16a क्यूब कितना हो जाएगा, 16 इंटू में 1.5 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 24। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो वैल्यू पुटिंग मेथड से आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं। आप चाहते हैं मैं बेसिक से भी बताऊं तो बेसिक से भी इस क्वेश्चन को मैं करा सकता हूं। फिलहाल आप देखिए इसे, अगर इसी क्वेश्चन को हमें बेसिक से करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हमसे पूछा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या ये x प्लस वाई प्लस जेड, और इनटू में हमारे पास मल्टीपल टाइप होते हैं कि क्या रखना है। एक होता है मेरे पास 1/2 x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये वाली वैल्यू हमें पता है, क्या ये फॉर्मूला होता है या नहीं होता। और भी होते हैं कि आप इसमें x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स रख देते हैं, जो कि इसी के बराबर होता है। ये वाला फॉर्मूला जानबूझ के रखा है क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हमें इस वाले फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी अगर बेसिक से हमें करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो a प्लस बी की फॉर्म में, ये 2b प्लस सी की फॉर्म में, 2c प्लस a की फॉर्म में। इसे थोड़ा सा मैं कॉमन करके अगर लिखूं तो आप कह सकते हैं सर x है 2a प्लस बी, 2b प्लस a, b प्लस c और 2c प्लस a। क्योंकि डिफरेंस वाला पार्ट में जनरली हमें यहाँ पे a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए मिल जाएगा, जिससे हम ये वाली वैल्यू को एज इट इज यहाँ पे पुट कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बेसिक से सोच पाना मुश्किल है, वैल्यू पुटिंग मेथड यूज कर पाना आसान था इस क्वेश्चन के अंदर। अगर मैं आगे सोल्व करता हूं तो मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड, अगर इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो आप कहेंगे सर a 2 तो सब में कॉमन है ही है, और अगर अंदर भी देखूंगा तो a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे 2 बार a 2 बार b 2 बार c आएगा, तो ये वाला मान मेरे पास 4a प्लस बी प्लस सी यही आएगा। इनटू में मेरे पास ये है 1/2। अगर आप यहाँ पे x माइनस वाई करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास b वाला पार्ट कट जाएगा, तो मेरे पास a माइनस सी 2a माइनस 2c बचेगा। स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जो कि मैं 4 बाहर निकाल सकता हूं, मेरे पास बचेगा 4a माइनस सी का होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ेंगे, y माइनस जेड अगर मैं करूंगा तो यहां पे मेरे पास c कट जाएगा, b और a बचेगा, तो 4b माइनस a का होल स्क्वायर। और ऐसे ही अगर मैं z माइनस एक्स करूंगा तो मेरे पास यहां पे a कट जाएगा, c माइनस b बचेगा, तो 4c माइनस b का होल स्क्वायर ये बचेगा। क्या इतना पार्ट क्लियर है? अब यहां से भी 4 कॉमन ले लो, तो 4 और 4 16, ये बन गया मेरे पास a प्लस बी प्लस सी इंटू में 1/2 a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस b का होल स्क्वायर।
और ये किसके बराबर होता है, ये वाली वैल्यू तो मेरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के बराबर होती है। तो 16 इंटू में 1.5, आंसर क्या आ गया 24। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक वर्जन। ठीक है, जो थोड़ा सा कई बार कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, गलती होने के चांसेस हो सकते हैं। बाकी बेसिक ये वाला अगर आपको पता है बेस्ट है। 2017 टीयर 2 में इस तरह के काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप आराम से वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, टाइम बचेगा आपका, जल्दी कोई गलती भी नहीं होगी। अगला सवाल हमारे पास क्या है, सिंपल एवरेज चैप्टर का सवाल है। एक बैट्समैन ने कुछ सर्टेन एवरेज स्कोर रहा होगा पहली 16 इनिंग्स का। 17th इनिंग में उसने 94 रन स्कोर करे, जिसकी वजह से उसका एवरेज 4 रन से बढ़ गया। तो हमें बताना उसका एवरेज क्या होगा आफ्टर 17th इनिंग। कैसे सोल्व करेंगे, दो तरीके हैं, बेसिक से कर सकते हो या डायरेक्ट माइंड में कर सकते हो। बेसिक से मैं पहले बताता हूं। अगर मैं स्टार्टिंग की 16 इनिंग्स का एवरेज उसका एक्स मान लूं, तो टोटल कितने रन मारे होंगे उसने 16 इनिंग्स में, इतना। 17th इनिंग में उसने कितने रन मारे, 94 रन मारे, जिसकी वजह से एवरेज कितने से बढ़ गया, 4 से। तो 17 इनिंग का एवरेज कितना हो जाएगा, x प्लस 4। टोटल रन 17 इनिंग्स में यही होंगे। हमसे पूछा है x प्लस 4 का मान बता दो, ये वाली वैल्यू बता दो, सोल्व कर लेंगे। आप कहेंगे सर 16x है, 17x है, x बचेगा। 17 इंटू में 4 68, 94 में से अगर मैं 68 को हटा दूं तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, 94 माइनस 68, 26 बचेगी मेरे पास ये वाली वैल्यू। अगर ये वाली वैल्यू 26 है, हमसे पूछा है x प्लस 4, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें भी प्लस 4, इसमें भी प्लस 4, तो ये हो जाएगा 30 के बराबर। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है सभी लोगों को, ये बेसिक से हो गया। अगर आप डायरेक्टली सोचना चाहते हो तो डायरेक्टली इस तरीके से सोच सकते थे कि भैया 17th इनिंग के बाद मैं मान लेता हूं एवरेज मेरा जो भी बना, ठीक है, उससे पहले कितनी इनिंग्स खेली गई थी, 16 इनिंग्स खेली गई थी। एवरेज मेरा किससे बढ़ रहा है 17th इनिंग के बाद, एवरेज मेरा 4 से बढ़ रहा है। तो जो 17th इनिंग में स्कोर बनाया गया होगा वो 16 इनिंग्स में 4 से उसने 4 का कंट्रीब्यूशन किया होगा पिछली 16 इनिंग्स में। तो 17th इनिंग के बाद जो उसका एवरेज स्कोर आएगा वो क्या आएगा, 17th इनिंग में जो उसने स्कोर किया उसमें से 16 इनिंग्स में जो इसका कंट्रीब्यूशन रहा होगा जिससे एवरेज 4 से बढ़ा, वो हमें हटाना पड़ेगा। तो माइनस में 16 इनिंग्स में जो कंट्रीब्यूशन रहा कितने का, 4 का। डायरेक्टली आप इससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 94 माइनस 64, आंसर आ गया 30, एवरेज आफ्टर 17th इनिंग। ये डायरेक्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने कहा 17th इनिंग में उसने 94 स्कोर किया, जिसकी वजह से उसका जो एवरेज स्कोर था ना वो 4 से बढ़ गया। तो उसने क्या करा होगा, इस वाली इनिंग में 17th इनिंग में एवरेज से कितना ज्यादा रन मारे होंगे जिससे कि हमारे पास नया एवरेज 4 से बढ़ जाए। तो आप कहेंगे सर पिछली 16 इनिंग में उसने 4 का कंट्रीब्यूशन किया होगा, ठीक है, एवरेज से एवरेज स्कोर प्लस 16 इनिंग में 4 का कंट्रीब्यूशन। जो 16 इनिंग्स है उनमें 4 का कंट्रीब्यूशन, मतलब इतना स्कोर तो उसने बांट दिया होगा बाकी 16 इनिंग्स में। तो हमें मिल जाएगा एवरेज ऑफ 17 इनिंग्स। डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल LON और LMN, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है जिनका कॉमन हाइपोटेन्यूज है LN। कुछ इस तरीके से एंगल LON 90 डिग्री है, एंगल LMN भी 90 डिग्री है। LN बाइसेक्टर है एंगल OLM का। LN का मान 37 दे रखा है, ON का 35, तो हमें पेरीमीटर ऑफ LMN बताना है। ठीक है, पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन लग सकता है, वैसे ऐसा एग्जाम 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। सिंपल सा सवाल है हमारे पास। देखो मेरे पास एक ट्राइंगल है LON, LN हाइपोटेन्यूज है, LON एंगल 90 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, एक और राइट एंगल ट्राइंगल है LMN, कुछ इस तरीके से कि एंगल M 90 डिग्री का होगा और LN बाइसेक्टर होगा OLM का। तो मतलब OLM अगर बनाऊं, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो मुझे M कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि ये वाला एंगल क्या हो जाए, थीटा हो जाए। और LMN 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल मुझे 90 डिग्री का रखना पड़ेगा और ये कुछ इस तरीके की फिगर बनेगी। क्लियर हो गया।
LN मुझे 37 दे रखा है, ON मुझे 35 दे रखा है। हमें किसका बताना है पेरीमीटर? LMN का, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर बताना है, ऊपर वाले का। अब देखो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एंगल इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों ट्रायंगल में ये भी इक्वल होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? कोंग्रुएंट हो जाएंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल साइड एंगल। तो मैं कह सकता हूं LON कोंग्रुएंट हो जाएंगे LMN के। कोंग्रुएंट हो गए तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो आप कहेंगे सर ये ON किसके बराबर हो जाएगा? ये OM के बराबर हो जाएगा। अगर ये 35 है तो ये वाली भी मेरे पास 35 आ जाएगी। अब देखो 237 35 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं? क्या ये 12 के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं? अगर ये 12 के साथ ट्रिपलेट बना रहे हैं तो इसका पैरामीटर मुझे बताना है कि क्या होगा। 35 प्लस 37 72 प्लस 12 84। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे। इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है तो एक दूसरा अप्रोच भी हो, एग्जाम में आए, कंफ्यूज नहीं होना अगर आपको, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि दो अलग अलग ट्राइंगल बना लो। मैंने कहा ये L है, ये N है, ठीक है, ये कॉमन हाइपोटेन्यूज थी, ये O है। मैंने यहां पे क्या कर दिया? L है मेरे पास, ये N है, हाइपोटेन्यूज था ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये M, दोनों ट्राइंगल को अलग फॉर्म में दिखा दिया, ठीक है। और मुझे ये दे रखा था क्या है? LN बाइसेक्टर है OLM का, OLM का। तो OLN और LMN, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये 90 90 है, ये वाली साइड कॉमन है, तो भी आप यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके आगे कर सकते थे, ठीक है। तो अलग अलग ट्राइंगल्स बना के भी क्रिएट किया जा सकता है। बाकी सेम ट्राइंगल बनाओ तो बेटर है। अगर कुछ और चीजें दे रखी होती क्वेश्चन में तो सिंप्लीफाई करना उसमें ज्यादा आसान होता। कहता है अगर एक वॉच को हम 2100 की बेचते हैं तो जो प्रॉफिट होता है वो बराबर है लॉस के जब हम सेम वॉच को 1900 की बेचते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे प्रॉफिट है, तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस बीचों बीच यहाँ पे कहीं रहा होगा। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे मैं मान लेता हूँ लॉस X रुपीज का है, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी क्या होगा? X का होगा। आप कहेंगे सर ये 2X किसके बराबर हो जाएगा? 2100 माइनस 1900, ये 200 के बराबर हो, मतलब 200 के बराबर हो जाएगा। X मेरा 100 के बराबर आ गया, और अगर X 100 के बराबर आ गया तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं। यहाँ पे 2100 में से 100 माइनस करूंगा तो कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे पास 2000। वरना इस केस में जब प्रॉफिट और लॉस सेम होते हैं तो आप इन दोनों का एवरेज भी निकाल लेते हैं, वही मेरा कॉस्ट प्राइस होता है। तो 2100 और 1900 का एवरेज निकालता तो भी मुझे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मिल जाता जब सेम प्रॉफिट एंड सेम लॉस हो रहा था। तो उस केस में ऐसे भी कर सकते हैं, तब भी हमारे पास 2000 वैल्यू आ जाती। ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। आगे कहता है अगर उस आर्टिकल को 25% प्रॉफिट में बेचना है तो कितने का बेचे? तो 25%, इसका प्रॉफिट 25% का मतलब क्या हो गया? इसे हम बेचेंगे, 25% होता है 1/4, तो 4 और 1 बढ़ा दूंगा 4 में तो 5, इतने का बेचेंगे। तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई? 2500। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन विदाउट पेन करने वाला था, पढ़ते पढ़ते आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते थे, ठीक है। आपने देखा 2100 और 1900 पे, इस पे जो प्रॉफिट हो रहा है उतना इस पे लॉस हो रहा है, तो इनकी मिडल वैल्यू क्या हो गई? 2000। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। इस पे 25% प्रॉफिट चाहिए, तो 2000 का 25% कितना होता है? 500। 2000 प्लस 500, ये आ गया 2500। अगला सवाल, मेरे पास दो सर्कल दे रखे हैं जिनका डायमीटर दे रखा है 130 और 136। ए और बी पॉइंट पे इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं, और जो इनकी कॉमन कोड है उसकी लेंथ हमें दे रखी है 120। तो हमें बताना है इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की दूरी क्या होगी। कैसे सोल्व करेंगे? एक सर्कल, ये हो गया दूसरा सर्कल, ठीक है। इसका डायमीटर 130 है तो रेडियस कितना होगा? 65 होगा। इसका डायमीटर 136 है तो रेडियस कितना होगा?
68, इन दोनों के बीच में एक कोड है, कोड की लेंथ मुझे दे रखी है 120। अगर मैं इस फिगर को कंप्लीट कर दूं, इसे यहां से मिला दूं और इसे यहां से मिला दूं, तो आपको एक छोटी सी चीज ये पता है कि ये वाला और ये वाला रेडियस है, ये बराबर होगा, ये और ये भी रेडियस होगा, ये बराबर होगा। तो ये फिगर जो बनती है वो काइट बनती है। और काइट फिगर के अंदर अगर मैं यहाँ पर दोनों डायगोनल्स ड्रॉ कर दूं, तो मेरे पास जो बीच वाला डायगोनल है ये आपस में क्या होता है, ये बाइसेक्ट होता है और ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। तो अगर मेरे पास क्या था, ये वाली दूरी पूरी कोड लेंथ 120 थी, तो यहां से लेके यहां तक कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। और ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ऐसे इधर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। हमें बताना है सेंटर्स के बीच की दूरी क्या होगी। तो अगर मैं से x मान लू, उसे y मान लू, तो x y का मान मुझे बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए पहले तो मैं ये वाली दूरी निकाल सकता हूं, ठीक है, ये वाली दूरी निकाल सकता हूं और इनका सम मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे 60 है, ये 65 है, किसके साथ ट्रिपलेट बनाएंगे ये, देखो 65 60 रेशियो निकालूंगा अगर मैं इनका, तो ये मेरे पास 13 और 12 आ गया, 5 से कट गया है ना। 13 और 5 किससे वो बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं 5 के साथ। तो मेरे पास यहाँ पे 13 12 5, यहाँ पे हमने 5 से डिवाइड किया था, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर जाने के लिए। तो 5 इंटू 5 25, तो ये वाली दूरी तो आ गई 25। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, 68 है, 60 है। अब फिर से रेशियो निकालो, 60 68 और 60 किससे कट जाएगा, ये आपका 4 से कट जाएगा। 17 और 15 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, ये ट्रिपलेट बनाते हैं 8 के साथ। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 32। तो ये वाली दूरी आ गई मेरे पास यहां से लेके यहां तक 32। 32 प्लस 25, ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 57। दिस इज माय आंसर। चले आगे, ट्रिपलेट्स अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आर्मी कैंप है जिसके अंदर 600 कैडेट्स के लिए फूड का प्रोविजन है 36 डेज तक का। ठीक है, अगर 120 पर्सन कैंप को ज्वाइन कर देते हैं फर्स्ट डे पे, तो हमें बताना है 120 एक्स्ट्रा पर्सन अगर कैंप को ज्वाइन कर देते हैं फर्स्ट डे पे ही, तो हमें बताना है कि जो खाना है वो कितने दिन तक चलेगा। मैं मान लेता हूं एक दिन में एक कैडेट सिर्फ एक रोटी खाता है। ठीक है, तो हमारे पास कितना फूड होना चाहिए, 600 कैडेट है तो 600 रोटी हो गई एक दिन की इनकी, 36 दिन तक का खाना है तो इंटू 36, टोटल इतनी रोटियां हमारे पास होगी। अब कह रहा है कि हमारे पास 120 कैडेट पहले दिन ही एक्स्ट्रा आ गए, तो 600 प्लस 120 डेट इज 720 के मेरे पास क्या है, कैडेट्स हैं। ठीक है, ये मेरे पास रोटियां हैं, एक दिन में इतनी रोटी लगेंगी तो कितने दिन तक चलेंगी, तो टाइम से मल्टीप्लाई करता हूं, यही मेरा आंसर आ जाएगा। टाइम या फिर डेज किट में दे रखा है तो डी कर दो। हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 120 से काटूंगा 5 और ये आएगा 6, 6 से इसे काटूंगा तो 6, 5 इंटू 6 ये हो गया 30। आप इसे चाहें तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं कि कंजम्पशन और नंबर ऑफ डेज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, उस हिसाब से आप ट्राई कर सकते हैं। क्या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ पर्संस जो होंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज होंगे अगर हमारे पास जो फूड है वो कांस्टेंट है। तो हमारे पास नंबर ऑफ पर्संस पहले 600 थे, अब कितने हो गए 720 हो गए। रेशियो निकालूंगा, पहले 5 थे अब 6 हो गए, तो नंबर ऑफ डेज जो खाना चलेगा वो कितना चलेगा, 6:5 चलेगा। ठीक है, तो 6 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करता है, पहले 36 डेज तक खाना चल रहा था तो 1:6 के बराबर, तो 5 इंटू 6 ये हो गया 30। अगला सवाल हमारे पास कहता है जो सैलरी है ए की वो 25% है, सैलरी ऑफ ए प्लस बी। बी 60% अपनी सैलरी का सेव करता है। जो टोटल सेविंग है ए और बी की वो उनकी टोटल इनकम का कितना है 50% है। एवरेज एक्सपेंस उनका कितना है 15,000 है। तो टोटल सैलरी बतानी है ए और बी की क्या होगी। देखो टोटल के केस में हमसे पूछा ना टोटल सैलरी क्या है, हमें यह भी बता रखा है कि दोनों का एवरेज एक्सपेंस क्या है, उससे मैं टोटल एक्सपेंस भी निकाल सकता हूं।
और दोनों टोटल कितना सेव कर रहे हैं अपनी इनकम का वो भी बता रखा है। तो हमें इंडिविजुअल का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, तो हमारे पास यहां से लेके यहां तक का क्वेश्चन में कोई भी लेना देना नहीं है, जब टोटल का हमें पूछ ही रखा है। ठीक है, टोटल के बारे में सारी चीजें पूछी गई हैं। अगर मैं एवरेज एक्सपेंस देखूं दोनों का तो वो कितना है 15,000। टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा, क्या ये 30,000 हो जाएगा, इंटू 2 कर दिया, दो लोग हैं। ठीक है, इनकम का वो 50% क्या करते हैं दोनों मिला के सेव करते हैं। ठीक है, तो खर्च कितना करेंगे इनकम का 50% करेंगे, तो मैं कह सकता हूं 50% ऑफ इनकम, क्या ये 30,000 के बराबर आ गया। 100% निकालने के लिए क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों जगह, और ये वैल्यू आ गई मेरे पास 60,000। क्वेश्चन हो गया खत्म, इतना सा सवाल था बस। ये कंफ्यूज करने के लिए आगे की स्टेटमेंट फालतू में दे रखी थी। ठीक है, आपके एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल पूछा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। कहता है a प्लस बी प्लस सी 6 के बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसके बराबर, इसका मान बता दो। अब यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन है, 3 वेरिएबल। आप चाहे तो सी को 0 रख के भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना चाहें तो आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। मुझे क्या गिवन है a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये किसके बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये फॉर्मूला आपको कराया हुआ है, आपको याद होगा। और इसमें हमें और क्या करना है, माइनस में 9 और सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकाल लो। a प्लस बी प्लस सी 6, 3 इंटू में 14, ये हो गया मेरे पास 42 माइनस 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में 9। ये आएगा 6/2 3, 6 3 जा 18 माइनस 9 दैट इज 9। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें ये दे रखा है, एक्स वाई का मान भी हमें दे रखा है। हमें बताना है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई क्या होगा। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे। आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा और एक्स वाई दे रखा है। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कर दूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कर दूं तो ये किसके बराबर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा। तो अगर मैं स्क्वायर हटाना चाहूं तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई मिल जाएगा, लेकिन मुझे बस यहां पे क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन समझ आ गया सभी लोगों को, खत्म भी हो गया क्वेश्चन। पुट करो, आंसर निकाल दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 563 प्लस 2 इंटू में 184 तो 8 और ये 368, 563 माइनस 368 और ये रूट में मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन रूट में ही दे रखे हैं तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। देखो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को देखो, सब में 195 है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ न्यूमरेटर देखना है। और न्यूमरेटर में भी यूनिट डिजिट सबकी क्या है, डिफरेंट है, 7 5 0 एंड 1। तो यहाँ पे 8 और 3 क्या आएगा, 1 आएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो सकता है और कोई करेक्ट नहीं हो सकता। क्वेश्चन खत्म हो गया। चलेंगे आगे। अब हम डीआई पे बेस्ड हमारे पास सवाल है। कहता है डिमांड फॉर कंपनी बी कितने प्रतिशत है डिमांड फॉर कंपनी सी। अब इस ग्राफ में क्या क्या दे रखा है, डिमांड और प्रोडक्शन दे रखा है ए बी सी डी एंड ई कंपनी का। डिमांड ऑफ कंपनी बी, डिमांड येलो से है, कंपनी बी की डिमांड कितनी होगी, ये 500 है, 1000 है, इससे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है तो ये 600 होगा मोस्ट प्रोबेबली। ये कितने परसेंट है डिमांड ऑफ कंपनी सी, कंपनी सी की डिमांड हमें दिख रही है 2500 है, इंटू में 100% कर देंगे। 2 जीरो से तो मेरी ये 2 जीरो गई, 25 से 600 को काटूंगा तो ये 24 जाएगा, 24% मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा
कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि जब ग्राफ में डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिखी होती है तो चीजें हमारे लिए आसान होती है। यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी हुई तो आपको खुद से ही अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये कितना जा रहा होगा। अगर इस वाले पार्ट को देखो 500 है, कितने पार्ट में मैं स्प्लिट करूंगा इसे, आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं 5 पार्ट में स्प्लिट करता हूं, ये आइडिया खुद लगाना पड़ेगा हमें, तो एक पार्ट इसके बराबर होगा। अगर मेरा मिडल होता तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यू होती, 2 पार्ट होता तो इधर 3 पार्ट होता, तो कुछ ऐसे। तो हमें एक रफ आइडिया के हिसाब से ही अपना आंसर निकालना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक बैग है जिसके अंदर सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स है डिफरेंट डिनोमिनेशंस के, मतलब डिनोमिनेशन मतलब हो सकता है कि कुछ 1 रुपए का कॉइन हो, कोई 2 रुपए का, कोई 3 रुपए का, और बहुत सारे ऐसे कॉइन्स पड़े होंगे एक बैग के अंदर। 1 रुपए और 2 रुपए कॉइन किस रेशियो में है, 4:5 में है। ठीक है, हमारे पास फिर क्या आता है, 2 रुपए और 5 रुपए कॉइन, इनका रेशियो हमें दे रखा है 5:6। अच्छा, यहां पे आप ध्यान दीजिए, रेशियो 2 रुपए कॉइन का रेशियो यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5 है, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहां पे कुछ नहीं करना, रेशियो यही आएगा मेरे पास। हमें बताना टोटल वैल्यू ऑफ 5 रुपए कॉइन्स इफ द टोटल वैल्यू ऑफ 1 रुपए कॉइन्स इज 16। 1 रुपए कॉइन की अगर वैल्यू हमारे पास 16 है तो 5 रुपए कॉइन्स की वैल्यू क्या रहेगी। आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देखो 1 रुपए कॉइन, एक कॉइन की वैल्यू है 1, तो ₹16 है हमारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स कितने होंगे हमारे पास, 16 डिवाइडेड 1 दैट इज 16। तो 4:16 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई करा, 4 से। तो इसका मतलब 5 रुपए के हमारे पास कितने सिक्के होंगे, 6 × 4 24 सिक्के होंगे। हमें इसकी अगर वैल्यू बतानी है तो 24 सिक्के हैं 5 रुपए के, तो 24 इंटू में 5, ये कितने रुपए बन जाएंगे मेरे पास, ये बन जाएंगे 120 रुपीज। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। ध्यान से करने वाले, हमसे वैल्यू पूछिए, नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं पूछे। अगर यहाँ पे ऑप्शंस में मैं आपको 24 दे देता तो 20% बच्चे तो ऐसे जरूर होते जो 24 मार्क करके आ जाते और आंसर उनका गलत हो जाता। क्लियर है, चलू मैं आगे। अब कहता है अ कोड इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इफ द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर इज 9 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द कोड। आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस 15 दे रखा है और कोड का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है। तो कोई भी मैंने कोड बनाई, ये सेंटर है। जब कोड के डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। ये हमें दे रखा है 9, कोड का रेडियस हमें दे रखा है 15, हमें कोड की लेंथ बतानी कि क्या होगी। यहाँ पे सिली मिस्टेक हो जाती है, आपको वो सिली मिस्टेक नहीं दोहरानी। आप कहेंगे सर ये कोड जो है, अगर मैं एक कोड में सेंटर से परपेंडिकुलर डालूं तो इसे 2 इक्वल भाग में बांटती है, तो ये वाली लेंथ अगर मैं निकालूंगा तो ये कितनी आएगी, 15 और 9 ट्रिपलेट बनाते हैं 12 के साथ, तो ये हो गया 12। और यहाँ पे कोड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 × 12 दैट इज 24। इसमें भी अगर ऑप्शंस में मैं 12 दे देता तो बहुत सारे बच्चे 12 मार्क करके आ जाते। ठीक है, तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, ऑप्शंस ठीक ठाक रखें जिससे कि आप सिली मिस्टेक ना करें इसमें, क्योंकि लेवल टेस्ट का ऑलरेडी ठीक था, मॉडरेट प्लस लेवल है। क्वेश्चन में कहता है एक फ्रूट सेलर है जो 520 बनानास को इतने रुपए में खरीदता है। कुछ बनाना खराब हो जाते हैं तो उसे फेंक देता है और रिमेनिंग बनानास को वो 4.3 रुपीज ईच के हिसाब से प्रॉफिट पे, सॉरी 4.3 रुपीज ईच के हिसाब से बेचता है, जिससे उसे प्रॉफिट 550 रुपीज का होता है। तो हमें बताना है कितने % बनाना उसने फेंक दिए। कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आप कहेंगे सर सबसे पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है सारे बनानास का, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूं। अगर हर एक बनाना मैंने 4.3 के हिसाब से बेचा है, ठीक है, और प्रॉफिट इतना है, तो कॉस्ट प्राइस इतना था, इसमें प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा मेरे पास 2150। ठीक है, टोटल कितने बनाना बेचे होंगे, एक बनाना मैंने बेचा 4.3 का, इतने में बेचे हैं टोटल बनाना, तो डिवाइडेड बाय 4.3, तो मेरे पास नंबर ऑफ बनाना जो मैंने सेल किए हैं वो आ जाएगा। सोल्व करूंगा तो यहाँ पे ये पॉइंट हटाया तो एक 0 लग जाएगी, 43 से ये 5 टाइम्स जा रहा है तो 500 आ जाएगा।
कितने बनाना बेचे गए हैं 500, कितने बनाना खरीदे गए थे 520, तो खराब कितने हुए होंगे 20 बनाना हुए होंगे। 20 बनाना को हमने फेंक दिया, कितने परसेंट बनाना हमने फेंक दिया ये पूछा है, तो 20 फेंक दिए कितने में से 520 में से, इंटू में 100%, यही मेरा आंसर आएगा। अगर आप काटेंगे तो ये 21/26 हो गया। 25 होता तो 4% आता, 4 से थोड़ी सी कम वैल्यू होगी, लेकिन चार ऑप्शन 3 की फॉर्म में है तो नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो सोल्व भी करना पड़ेगा। 3 जा जाएगा 78, फिर मेरे पास बचेगा 220, कितने टाइम्स आएगा मेरे पास 8 टाइम्स आएगा क्या, 8 टाइम्स चला जाएगा पूरा का पूरा, 3.8 समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो सकता है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पढ़िए फटाफट से। क्वेश्चन में कहता है एक मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस 28 सेंटीमीटर दे रखा है, इसे पिघलाया जाता है और उससे छोटे छोटे कोन्स बनाए जाते हैं जिनका रेडियस है 14 सेंटीमीटर और उनकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है नंबर ऑफ कोन्स कितने बनेंगे। आप कहेंगे सर एक मेटेलिक स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, आर है 28 तो 28 का क्यूब, या 28 इंटू 28 इंटू 28। क्योंकि इसमें बहुत सारे मैं कोन्स बना रहा हूं तो एक कोन की वो जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा नंबर ऑफ कोन्स कितने बनेंगे। एक कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस है मेरे पास 14 और हाइट कितनी दे रखी है 8 दे रखी है। सोल्व करके आंसर बता दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। आप कहेंगे सर 3 और पाई तो ये अलग के अलग कट गया, यहां से काटूंगा 2 2 4, 4 से काटूंगा 2, इसे काटूंगा 2 से 14, तो मेरे पास 14 इंटू 4 56, यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। चले अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 3 पर्सन ए बी और सी एक बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो ए का शेयर है वो 3 गुना है बी के शेयर से और जो बी का शेयर है वो हाफ है सी के शेयर से, ठीक है। तो अगर ए बी और सी की इन्वेस्टमेंट निकालता हूं तो सी के शेयर से 3 गुना है, ए का शेयर 3 गुना है बी के शेयर से, तो बी का 1 होगा तो ए का 3 होगा। आगे कहता है जो बी का शेयर है वो हाफ है सी के शेयर से, तो मतलब सी का शेयर क्या होगा इसका डबल होगा, तो सी का शेयर 1, अगर बी 1 है तो सी कितना होगा 2। ये डायरेक्टली रेशियो मुझे मिल गया। एक साल के बाद टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तीनों का पैसा सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट हुआ तो सेम रेशियो में बढ़ जाएगा इन्वेस्टमेंट वाले। कंबाइंड प्रॉफिट 5400 का है, तो ए का प्रॉफिट हमें बताना है। कंबाइंड प्रॉफिट कितना हो गया 6 रेशियो, ए का है 3 रेशियो, तो 6 रेशियो अगर इसके बराबर है तो 3 रेशियो किसके बराबर होगा, ये तो इसका आधा हो गया, तो इसका आधा कर दो 2700 के, क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, डीआई पे बेस्ड सवाल है, ठीक है, आपके ऊपर है, आप लास्ट में करना चाहें लास्ट में करें वरना साथ के साथ भी कर सकते हैं। 5 साल में बॉयज एंड गर्ल्स एनरोल करते हैं डिफरेंट गेम्स में, वो हमें डेटा दिखा रखा है। जैसे यहाँ पे 2018 के अंदर बास्केटबॉल में कितने बॉयज थे कितने गर्ल्स थे, फुटबॉल में कितने बॉयज थे कितने गर्ल्स थे, क्रिकेट में कितने बॉयज थे कितने गर्ल्स थे, ऐसे ही 2019 20 21 22 सारा दिखा रखा है। हमें बताना है कि किस गेम में मैक्सिमम एनरोलमेंट हुआ है किस ईयर के अंदर। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस भी हमें दे रखे हैं। अब ऐसे अगर इंडिविजुअल निकालने लग गया किस गेम में मैक्सिमम एनरोलमेंट हुआ तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। 2018 में बास्केटबॉल, फुटबॉल और यहाँ पे क्रिकेट, तीन केस तो ये हो गए, और 5 साल है तो 15 वैल्यूज मुझे निकालनी पड़ेगी, डेट इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। हम ऑप्शन की मदद ले सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम पूछा है, इन चारों में से कोई होगा तो इन चारों का निकाल लो बस। आप कहेंगे सर बास्केटबॉल 2019 के अंदर, बास्केटबॉल 2019 के अंदर 40 + 41 ये आ गया मेरे पास 81। क्रिकेट 2020 के अंदर, 2020 हो गया क्रिकेट हो गया तो ये हो गया 82। फिर मेरे पास बास्केटबॉल 2020 के अंदर, बास्केटबॉल 43 + 40 83 हो गया। फुटबॉल 2019 के अंदर, 2019 आ गया, फुटबॉल आ गया, ये आ गया 82। तो क्या मैक्सिमम है 83 मैक्सिमम है, तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा बास्केटबॉल इन 2020। खत्म हो गया क्वेश्चन। चले आगे, ये क्वेश्चन अगेन 4 लाइन का है, लास्ट के लिए आप लोग छोड़ सकते हैं, फिलहाल पढ़िए और फिर हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहता है सविता और पर्णिका डिसाइड करते हैं एक 3150 मीटर लंबी रेस को दौड़ना,
ठीक है। ट्रैक की लेंथ 3150 मीटर के ही बराबर है। सविता पर्णिका को 337 मीटर का तो एक स्टार्ट दे देती है और उसे 9 सेकंड पहले चलने के लिए भी बोल देती है। ठीक है, आगे बोलते हैं। पर्णिका 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। सविता पर्णिका को 250 सेकंड में पकड़ लेती है। सविता के स्टार्ट होने के बाद, जब सविता दौड़ना स्टार्ट करती है तो उसके 250 सेकंड में वो पर्णिका के पास एक तरीके से पहुंच जाती है। तो हमें बताना है सविता की स्पीड क्या रही होगी इस रेस के दौरान। बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है इसका। आप कहेंगे सर देखो, सविता ने पर्णिका को कितने 337 मीटर का स्टार्ट दिया और 9 सेकंड का और स्टार्ट दिया, 9 सेकंड पहले और भागने दिया। और पर्णिका की स्पीड भी हमें दे रखी है 7 मीटर पर सेकंड। आप कहेंगे सर 9 सेकंड में कितना दौड़ेगी, 9 इंटू 7 ये दौड़ेगी 63 मीटर। तो कितने आगे से स्टार्ट करेगी अगर मैं खाली डिस्टेंस की फॉर्म में देखूं तो आप कहेंगे सर 63 प्लस 337 ये कंबाइंड हो जाएगा मेरे पास 400 मीटर। 400 मीटर पहले पर्णिका क्या हो जाएगी, 400 मीटर आगे होगी जब सविता भागना स्टार्ट करेगी। 250 सेकंड के अंदर क्या करते हैं, सविता पर्णिका को कैच कर लेती है। इसका मतलब जो 400 मीटर का इनका गैप है वो कितने टाइम में खत्म होता है, 200 सेकंड के अंदर खत्म हो जाता है। मान लो अगर सविता की स्पीड x है तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में रेस दौड़ रहे हैं तो x - 7 इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। ये इस स्पीड से 250 सेकंड के अंदर कितनी दूरी कम कर देंगे, 400 मीटर का जो गैप था डिस्टेंस का वो खत्म हो जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड इनटू में टाइम ये हो जाएगा रिलेटिव डिस्टेंस। सोल्व करके मैं यहाँ पे x का मान निकाल सकता हूं, क्वेश्चन खत्म है। आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 गया, 5 से काट दूंगा तो 5 और ये आ जाएगा 8। यहाँ पे मेरे पास देखो पॉइंट में वैल्यूज दे रखे हैं तो 8 को डिवाइड करूंगा 5 से तो 1.6, 7 जुड़ जाएगा उसके अंदर तो 8.6। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलें आगे। कहता है रोक और रोमन की इनकम का रेशियो 5:8 है और उनके स्पेंडिंग का रेशियो है 7:12। इनकम आ गया, एक्सपेंस आ गया। रोक सेव करता है इनकम का 1/3, तो हमें बताना है उनकी सेविंग का रेशियो क्या होगा। देखो रोक हो गया तो आर से डिनोट कर रहा हूं, रोमन हो गया तो आर एम से डिनोट कर रहा हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। इनकी इनकम का रेशियो दे रखा है हमें 5:8 और इनकी खर्चे का रेशियो, एक्सपेंस का रेशियो दे रखा है हमें 7:12। हमें इनकी सेविंग का रेशियो बताना है और हमें यह भी क्या रखा है क्या कि रोक की सेविंग 1/3 है उसकी इनकम के। ठीक है, रोक की सेविंग क्या होगी, आप कहेंगे सर इनकम माइनस एक्सपेंस होता है सेविंग। अगर मैं इसे x कर दूं, 5x इनकम और 8x इनकम, यहाँ पे एक्सपेंस 7y और 12y कर दूं तो रोक की जो सेविंग होगी वो कितनी होगी, 5x - 7y यही होगी। और ये किसके बराबर है, 1/3 ऑफ रॉक्स इनकम। द रॉक की इनकम है 5x और इसका 1/3 मतलब इतना। क्या यही मेरे पास पार्ट निकल के आएगा, या फिर आप इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते थे कि 1/3 सेव करता है तो खर्च कितना करता होगा, 2/3। तो इनकम थी मेरे पास 5x, इसका 2/3 खर्च करेगा जो इसके किसके बराबर, एक्सपेंस के बराबर आ जाएगा, डेट इज 7y के बराबर आ जाएगा। आप इस तरीके से भी सोच सकते थे, आप फ्री हैं, जिस तरीके से सोचना चाहो सोचो। अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूं तो आप कहेंगे सर 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 21, 5 × 2 10, इधर ले जाऊं तो 10 और ये x/y यही आ जाएगा। मतलब x 21 रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है और y 10 रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 21 से मल्टीप्लाई और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को रेशियोज मिलेंगे और उसमें घटा के जो बचेगा वो इनका सेविंग का रेशियो आ जाएगा। तो यहां पे अगर लिखना चाहो तो आप लिख लो 21 इंटू में 5 105 है, 8 इंटू 21 168 है, 5 इंटू में 7 35 है और 5 इंटू में 12 60 है। ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, सेविंग निकालनी है तो ये घटा दो यहाँ पे तो ये मेरे पास 70 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू मेरे पास 108 आ जाएगी। 2 से अगर मैं काट दूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है मुझे, ये 5 नहीं है सॉरी ये 10 है।
ठीक है, 5 क्यों लिख दिया मैंने, 10 है तो ये 70 होगा और ये मेरे पास 120 होगा, तो यहाँ पे ये 35 बचा और यहाँ पे मेरे पास ये 48 बचा, 35:48, ये इनकी सेविंग का रेशियो होगा। अच्छा सवाल था ये, एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है इस टॉपिक का। अगला सवाल हमारे पास कहता है cos थीटा प्लस कोट थीटा ये P के बराबर है, कोट थीटा माइनस कोस थीटा ये Q के बराबर है। हमें वैल्यू बताना, रिलेशन बताना है जो इसे सेटिस्फाई कर। ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चन है 2023 का जो पेपर था सीजीएल का, उसी में से जो अच्छे काफी सारे क्वेश्चंस को यूज करके बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे टाइप्स जो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी सीजीएल 2023 टीयर 1 की, अगर आपने वो देखी है, ये सारे क्वेश्चंस आपके देखे हुए होंगे, बस वैल्यू चेंज मिलेंगी आपको। ठीक है, अगर मैं सोल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को तो देखो दो तरीके से कर सकते हैं हम, एक हो सकता है वैल्यू पुटिंग मेथड और एक होता है बेसिक मेथड। ठीक है, बेसिक मेथड में कई बार हम फंस जाते हैं, तो जनरली हम वैल्यू पुटिंग मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पे मेरे पास कोस थीटा प्लस कोट थीटा है P के बराबर, कोट थीटा माइनस कोस थीटा है Q के बराबर। दो इक्वेशन है मेरे पास, कितने वेरिएबल है मेरे पास, क्या ये 3 वेरिएबल है P Q एंड थीटा। तो एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी मान लेंगे और वेरिएबल की वैल्यू, कौन से वेरिएबल की वैल्यू हम अपनी मर्जी से एज्यूम करते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पे थीटा का मान अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अब 3 तरह की फॉर्म है मेरे पास, कोस कोट, दो मतलब बेसिकली 2 फॉर्म में है। तो जब कोस और कोट दे रखा होता है तो थीटा का मान क्या रखें जिससे कि मेरा क्वेश्चन जल्दी से सिंप्लीफाई हो जाए, जल्दी बताइए। एक तो ये होता है मेरे पास, देखो अगर कोट और कोस दे रखा है तो उस केस में अगर मैं थीटा को 90 रख देता हूं तो मेरे पास कोस थीटा भी 0 हो जाता है और मेरे पास कोट थीटा भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर दोनों को 0 कर दिया तो मेरे पास P भी 0 आ जाएगा और Q भी 0 आ जाएगा, लेकिन चारों ऑप्शन में P और Q को 0 रख दूंगा तो वैसे सारा सेटिस्फाई कर जाएगा, चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो हम ये नहीं रख सकते, ये हमारा काम नहीं चलेगा। तो थीटा को दूसरी सिंप्लीफाइड वैल्यू हमारे पास होती है 45। थीटा को 45 रख के देखेंगे कि किससे मेरा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। अगर थीटा को 45 रखा तो कोस 45 का मान क्या होता है मेरे पास, ये होता है 1/√2 और मेरे पास कोट 45 का मान होता है √2। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है, ये P के बराबर आ गया, यहाँ पे √2 माइनस 1/√2 ये मेरा Q के बराबर आ गया। ठीक है, अगर मैं यहां पे सोल्व करूंगा तो 2 + 1, सॉरी ये √2 नहीं है, 1 है, कोट 45 1 होता है। अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2 + √2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2। अब देखो यहां पे मेरे पास क्या है, p² है q² है, तो सबसे पहले तो मुझे इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। P Q का मान ये आ गया, p² और q² का अगर मैं मान निकालता हूं तो ये मेरे पास प्लस में निकालना है मुझे, एक बार माइनस में निकालना है, तो दोनों निकाल के देख लेते हैं, p² - q²। तो अगर स्क्वायर प्लस में करूंगा तो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, ये होता है 2a² + b² मतलब 2 √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 और डिवाइडेड बाय मेरे पास √2 का होल स्क्वायर तो 2 है ही, तो ये वैल्यू बनेगी 3। p² - q² मतलब दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, a + b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर, तो ये होता है 4ab, तो 4 इंटू में √2 इंटू में 1 तो 4√2 और डिवाइडेड बाय नीचे √2 का तो स्क्वायर हो गई तो 2 आ जाएगा को बना के। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2√2। मैंने ये दोनों चीजें निकाल ली, p² + q², p² - q²। और क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे pq का मान चाहिए, √pq का मान चाहिए। अगर मैं pq का मान निकालता हूं तो मेरे पास यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा और ये √2 का होल स्क्वायर माइनस 1 तो ये बचेगा 1। pq आ गया इतना और √pq आ गया मेरे पास 1/√2। अब आपको चेक करना पड़ेगा चारों ऑप्शन में, चारों चीजें मैंने निकाल ली कि कौन सा मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। पहला अगर मैं ऑप्शन देता हूं p² - q² तो ये आ गया 2√2, √pq है 1/√2 तो 4 इंटू में डिवाइडेड बाय √2, ये आ गया 2√2, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। लेकिन आपको बाकी ऑप्शन में भी चेक करने पड़ेंगे,
किसी ऑप्शन में ऐसा तो नहीं हो रहा कि मर्ज कर रहा है। जैसे कि यहां पे अगर मैं देखता हूं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास 3, और यहां पे 4 रूट पी क्यू, तो ये तो 2 रूट 2 है, तो ये नहीं हो सकता। थर्ड मेरे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 3, 4/2 आएगा, तो ये आएगा 2, ये भी नहीं हो सकता। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये आ गया 2 रूट 2, 8/√2 करूंगा तो ये 4 रूट 2 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो सकता है। ये हमने वैल्यू पुटिंग मेथड से किया। अगर आप इसी क्वेश्चन को बेसिक से करना चाहते हैं तो बेसिक से जो सॉल्यूशन हमने डाला था उसमें डला हुआ है ये बेसिक से, और बेसिक से भी करके दिखाया जा सकता है। इसे अगर मैं ट्राई करूं बेसिक से करने का तो इट विल बी लाइक दिस। थोड़ा मुश्किल जाएगा बेसिक से करना, ठीक है। जनरली इस तरह के क्वेश्चन में ना देखो P है और यहां पे ये है, अरे यार देखो कॉस और कोट के अंदर कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप तो हमें समझ में आती नहीं है कि क्या हो रही होगी, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल वैल्यू है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जनरली हम इस केस में माइनस वाला सिनेरियो लेके चलते हैं, इसमें से इसे घटाने वाला केस। माइनस वाला क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब मैं पी स्क्वायर में से क्यू स्क्वायर को घटाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे ना जो कटने वाली चीजें वो थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी और जो बचने वाली चीजें थोड़ी सी कम बचेंगी। जैसे कि मैं जो बोल रहा हूं आपको, आप ध्यान रखिए। जैसे मैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करता हूं तो आप देखेंगे ये आएगा पी स्क्वायर होगा कोस स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर प्लस 2 कोस थीटा कोट थीटा, 2 कोस, यहां पे आएगा कोट स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस 2 कोस थीटा कोट थीटा। जब इन दोनों को डिफरेंस करूंगा मैं तो कोस स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा दोनों जगह से कट जाएगा मेरे पास, और यहां पे बचेगा 4 कोस थीटा एंड। क्या ये चीज आपको समझ में आई? जब मैं यहां पे इनका डिफरेंस कर रहा हूं, सॉरी प्लस नहीं माइनस कर, अगर मैं प्लस करता तो मेरे पास आता, ये आता 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। प्लस करने पे मुझे ये वाली वैल्यू मिलती है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले डायरेक्टली लगाए मैंने और ये वाली वैल्यूज यहां पे निकाल ली। फॉर्मूला क्या होता है मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं, जो मैं पहले भी यूज कर रहा था। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab। वही फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली यहां पे यूज करा, तो मेरे पास कुछ इस तरीके के रिजल्ट दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों दिख गया मुझे। अब कोस थीटा और कोट थीटा पी और क्यू की फॉर्म में आना चाहिए। अगर पी और क्यू को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास पी क्यू का मान क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे सर पी क्यू हो जाएगा मेरे पास कोट थीटा माइनस कोस थीटा, कोट थीटा प्लस कोट थीटा, मतलब कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये वाली वैल्यू आएगी। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं, कोट इज नथिंग बट कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर को यहां पे रख लेंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऊपर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और वो बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये आया मेरे पास पी क्यू। अच्छा, अगर मैं पी क्यू ये निकाल लेता हूं, पी क्यू का भी मान मिल गया। अब चारों ऑप्शन से चेक करके देखते हैं। देखो यहां पे मेरे पास क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 कोस थीटा कोट थीटा। अगर इसे ध्यान से देखो कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, तो इसे मैं कोस स्क्वायर थीटा इंटू में कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अच्छा, कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है कोस थीटा कोट थीटा, मतलब ये पी क्यू इसके बराबर है, तो ये वाला पार्ट किसके बराबर हो गया, रूट पी क्यू के बराबर हो गया।
तो मेरे पास रिजल्ट आया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट पी क्यू। ये मेरा आंसर सेट बैठ। ठीक है, बेसिक से करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा। चलूं आगे। बेसिक में बस डाउट ये रहता है कि जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे तो इजीली समराइज हो गया, कई बार ये इजीली समराइज नहीं हो पाता और एग्जाम में बहुत टाइम चला जाता है उस चक्कर में। ठीक है, तो हम इसलिए वैल्यू पुटिंग मेथड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं इस तरह के लंबे क्वेश्चंस के अंदर। अगला सवाल मेरे पास ये है 12 5/6 इंटू में रूट में दिस माइनस 32% ऑफ दिस इक्वल टू दिस 1/2 और इंटू में दिस माइनस दिस। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन मार्क है इसे मैं x मान लेता हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, और 1/2 को मैं लिख देता हूं रूट x, जिससे कि और कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। ये मेरे पास 297 है तो इधर प्लस में कर दिया। 32% ऑफ दिस। ठीक है, सबसे पहले तो परसेंटेज का अगर साइन हटाऊंगा तो 14.5 आ जाएगा। 14.5 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 से कर दो तो ये 16 बचेगा और ये 29 बचेगा। 16 को 9 से करूंगा तो 144, 14 कैरी फॉरवर्ड, 32 और 14 46, यही आएगा माइनस में। रूट 324 ये होता है 18 इंटू में ये 12 6 72 प्लस 5 77 डिवाइडेड बाय 6, यही वैल्यू है। 6 से काट दूंगा तो ये आ जाएगा 3। सोल्व करके हमें वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 ऑप्शन की यूनिट डिजिट हमें 6 दे रखी है और 9 और 4। अगर यूनिट डिजिट से करना होता तो फिर भी हम ट्राई कर सकते थे। देखो मेरे पास x निकालना है ना, मुझे x का मान निकालना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी होती है इसमें। तो मेरे पास क्या आएगा 7 3 21 और 1 माइनस 7 3 21 और प्लस 1 प्लस 7 8 माइनस 4 4 स्क्वायर करूंगा तो ये मेरे पास वैल्यू देगा यूनिट डिजिट 6। जो भी आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 6 होगी, तो इन दोनों में से आंसर आएगा। तो मुझे करना ही पड़ेगा, मेरा काम नहीं चला। तो ये आएगा 231 प्लस 297, तो यहां पे 528 माइनस 464, तो 4 और ये आ गया 64। ये रूट एक्स के बराबर है। एक्स का मान 64 का स्क्वायर क्या होगा? आप डायरेक्टली कह सकते हैं सर 64 इज नथिंग बट 2 की पावर 6। तो x कितना हो जाएगा 2 की पावर 12। 2 की पावर 12 हम सबको पता है क्या होता है 4096 होता है। तो यही मेरा आंसर है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हमें रिमाइंडर बताना है जब ये डिवाइड करते हैं हम 6 से। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या 15 स्क्वायर 15 या कुछ इस तरीके से जा रहा है। 15 को 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा 3। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, इसी तरीके से चल रहा होगा। 3 की पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। क्या रिमाइंडर बचेगा ये बताना है। अब आप ध्यान देंगे 3 की पावर 1 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं, 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर बचता है 3। 3 स्क्वायर क्या होता है 9। 9 को 6 से डिवाइड करूंगा फिर रिमाइंडर 3। 3 की पावर 3 27, 6 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर मिलेगा 3। तो हमारे पास होता है कि 3 की पावर n को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो हर केस में रिमाइंडर क्या मिलता है, मुझे 3 ही मिलता है। तो 3 की पावर कुछ भी हो हर बार रिमाइंडर मुझे 3 मिलेगा। तो यहां से भी 3, यहां से भी 3, यहां से भी 3 और ये चलता रहेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ऊपर वाले में 1 2 3 और ये जा रहा है 2n प्लस 1 तक। तो ये मेरे पास टिल 2n प्लस 1 टर्म्स होंगी। अब 3 अगर 2n प्लस 1 टाइम्स में सम करूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा 3 इंटू में 2n प्लस 1, यही बनेगा। और इसे डिवाइड करना है हमें 6 से और रिमाइंडर बताना है। तो ये आएगा 6n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6। क्या रिमाइंडर आएगा 6n, ये तो 6 से कट जाएगा रिमाइंडर 0 देगा। ये बचा 3, तो 3 ही क्या होगा रिमाइंडर होगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चले आगे। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास, जिसमें हमने 25 के 25 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। आई होप क्लास आपको समझ में आई होगी, इससे काफी ज्यादा बेनिफिट किया होगा। ठीक है, और बहुत सारे फ्री टेस्ट आरबी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वो दे सकते हैं। ठीक है, और पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, आप वो परचेज कर सकते हैं अगर आपको लगता है और ज्यादा टेस्ट आपको चाहिए लाइव टेस्ट के अलावा। और कंप्लीट तैयारी के लिए आप ऑफिसर बैच से जुड़ सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना रहे।
और इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में आपसे हेल्प विदा लूंगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।